इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको राय देना चाहूँगा कि आप इससे पहले के 2 लेक्चर्स को देख लें। अगर आप वो देख चुके हैं तो हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। दिस इज द थर्ड पार्ट और इस पार्ट में हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन क्या होता है इसके बारे में स्टडी करते हैं। वैसे अगर आप एक अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए समझना बहुत ही आसान होगा, बट अगर आप एक आर्ट के स्टूडेंट हैं या किसी और स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए समझना ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा, बट अकाउंट वालों के कंपैरिजन में थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये डेप्रिसिएशन है क्या? डेप्रिसिएशन को कहते हैं कंटिन्यू एंड ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। यानी जब आप कोई फिक्स एसेट को इस्तेमाल करते हैं तो वो समय के साथ साथ घिसती है, पुरानी होती चली जाती है। फिक्स एसेट में आपकी कोई भी एसेट हो सकती है, कोई कार हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी क्या है, फिक्स एसेट है। आपकी जो फिक्स एसेट है वो एक समय के साथ साथ टूटती फूटती चली जाती है। इस प्रकार की टूट फूट की वजह से जो उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, जो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, ये सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट के केस में ही होता है, किसी और केस में नहीं होता। तो फिक्स एसेट पर होने वाला ये फिक्स एसेट कौन सी होती हैं? जैसे कोई भी लैंड होती है, लैंड पर वैसे एप्रिसिएशन ही होता है क्योंकि ये मोस्ट लिमिटेड सोर्स होता है हमारे अर्थ का। दूसरा, हमारे पास लैंड के अलावा, मैं फिक्स एसेट के बारे में बता रहा हूं इसमें, बट इन फिक्स एसेट में लैंड हमारा एक अजम्पशन है, एक्सेप्शन है। दूसरा, लैंड बिल्डिंग जैसे प्लांट, जैसे मशीनरी, जैसे आप ले लीजिए कार। हम एग्जाम्पल के तौर पर एक कार ले लेते हैं जो मैंने यहां पर बनाया भी है। जो कार है, कार की वैल्यू अगर आप जिस टाइम लोगे इसे तो इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, मार्केट वैल्यू भी थोड़ी ज्यादा रहेगी। बट जब आप इस्तेमाल करते हो तो इसके समय के साथ साथ इसकी वैल्यू कम होती जाती है। जो जितनी वैल्यू इसकी कम हो रही है समय के साथ साथ, इसे ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन को कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट भी कहा जाता है। ये है क्या, देखिए, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब मान लीजिए आप एक कार खरीदते हो जिसकी वैल्यू जो है 10 लाख रुपए है। अगर आपको जो कार है, आपको देखा होगा गवर्नमेंट ने वैसे 15 साल देती है। गवर्नमेंट बोलती है कि आप 10 सालों का आपको ये रजिस्ट्रेशन दे देती है, रोड रोड पर आपको राइट दे देती है 10 ईयर्स के लिए, आप इसे चला सकते हैं। तो पर ईयर आप देखा जाए 1 साल 1 लाख रुपए की कार जो है वो कंज्यूम करोगे। पर ईयर आपकी कार की कंजप्शन 1 लाख रुपए ही रहेगी। तो आप देखा जाए हर साल जो 1 लाख रुपए की 10 सालों में जो कार आपकी की वैल्यू क्या रहेगी, 0 हो जाएगी। तो आपने जो कार है इसको 10 सालों में इस्तेमाल किया है, ये 10 सालों में आपने इसको इस्तेमाल कर लिया। तो हर साल जो आप खर्च कर रहे हो कार को, वो कंजप्शन है किसी फिक्स एसेट की, और उसके बाद आप एक नई कार खरीद लोगे। तो ये क्या हुआ, आपकी कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट भी कह सकते हैं। तो हमारे पास ये क्यों होता है, एक तरह से हम इसका फंड बना रहे हैं। आप एक और डेप्रिसिएशन को समझें तो डेप्रिसिएशन एक खर्च के तौर पर है, आपका एक ये एक्सपेंसेस है, और ऐसा एक्सपेंसेस है जिसको हम नो फ्लो एक्सपेंसेस बोलते हैं। नो फ्लो का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन जब होता है, आपकी कार की वैल्यू जब कम हुई नॉर्मल वियर टीयर से, नॉर्मल वियर एंड टीयर से, वियर टीयर का मतलब होता है टूट फूट से, जब कम हुई, आपके पहले दिन जब आपने कार खरीदी तो 10 लाख रुपए की कार थी, 10 लाख रुपए की कार थी। बट जस्ट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद कार की वैल्यू 9 लाख रुपए रह गई है। क्या आपने ये 1 लाख रुपया कहीं पर पैसा पेमेंट किया है? नो, आपने ये पैसा पेमेंट नहीं किया है। फिर भी ये पैसा जो है आपके पास से जो कम हो गया है,
इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो पैसा है आपने फ्लो फ्लो का मतलब है ना, अगर हमारे पास पैसा बाहर जाए तो इसको हम आउटफ्लो कहते हैं, अगर वो अंदर आए तो इसे इनफ्लो कहते हैं, और ना ही अंदर जाए ना ही बाहर आए तो इसे हम नो फ्लो कहते हैं। तो ऐसा खर्चा जिस पर आप पैसे पे नहीं कर रहे हो, ये डेप्रिसिएशन भी वो खर्चा है, आप कहीं पर पे नहीं करोगे तो इसे जैसे डेप्रिसिएशन ऐसा खर्चा है, ये नो फ्लो नेचर का खर्चा हो जाएगा। ये कैसा खर्चा है? हमारा नो फ्लो नेचर का खर्चा है। इसमें हम कहीं पर पैसे नहीं पेमेंट करते, और एक तरह से अगर पेमेंट नहीं करते और आप अपने खर्चों में भी दिखा रहे हो, तो एक तरह से आप अपना पैसा जो है फंड के रूप में, ये एक तरह से देखा जाए फंड के रूप में, फंड के रूप में हर साल आप 1 लाख रुपया इकट्ठा कर रहे हो, और आफ्टर 10 ईयर ये आपके पास 10 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा, और 10 साल के बाद इस इकट्ठे किए गए पैसे से, आप इकट्ठे किए गए पैसे से एक न्यू कार परचेज कर सकते हो। तो डेप्रिसिएशन इस तरह से भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डेप्रिसिएशन है क्या? देखिए, डेप्रिसिएशन के बारे में लिख लेते हैं। वाइल फिक्स एसेट लाइक प्लांट मशीनरी plant machinery are in use, they got go down in value owing to, किस वजह से? ये फिक्स एसेट की वैल्यू जो कम हुई है किस वजह से हुई है? नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से, नॉर्मल टूट फूट की वजह से, या फिर हो सकता है वो किसी एक्सीडेंट की वजह से भी हुआ हो। अब यहाँ पर एक्सीडेंट से होने वाला जो है, इस जो नॉर्मल वियर टीयर है, इस टाइप की हम, और ये जो कम हुई है इसको हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसी बोलते हैं, और ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसको हम अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसी बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस बारे में क्या क्या। तो हमारे इसी चीज को क्या कहते हैं? फिर डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब इसको जो डेप्रिसिएशन हुआ है इसको ऑब्सोलेंसी भी कहा जाता है। डेप्रिसिएशन को हम एक और नाम से समझ सकते हैं जिसको कह सकते हैं ऑब्सोलेंसी। सॉरी, ऑब्सोलेंस। तो ये हमारे पास ऑब्सोलेंस भी हो सकती है। अब जो डेप्रिसिएशन को हम एक और नाम से जानते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट भी कहते हैं, और दूसरा हम इसे डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं, और इसको हम ऑब्सोलेंसी भी कह सकते हैं। अब देखिए, जो अब डाउन वैल्यू जो होती है वो बहुत सारे रीजन की वजह से होती है, जैसे कि दे गो डाउन द वैल्यू, अब इसको लिख लेते हैं, दे go down in value also when they become obsolete। obsolete का मतलब होता है आउट ऑफ ट्रेंड। इस आउट ऑफ ट्रेंड को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो, आउट ऑफ ट्रेंड या फिर ऑब्सोलेंसी, इसका मतलब ये है, जैसे आपने देखा होगा टाइपराइटर और कंप्यूटर। कंप्यूटर आने के बाद टाइपराइटर की वैल्यू कम हो गई है, वो आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है। आज देखा जाए, आज पेन ड्राइव आने के बाद जो सीडी है, डीवीडी है, वो क्या हो चुकी है?
आउट ऑफ ट्रेंड हो चुकी है। तो किसी आउट ऑफ ट्रेंड होने की वजह से किसी चीज की वैल्यू जो कम हो जाती है उसे हम ऑब्सोलेंसी कहते हैं। अब जो डेप्रिशिएशन जो हमारे पास ऑब्सोलेंसी हुई है, जो आउट ऑफ ट्रेंड होने की वजह से हुई है, दिस इज कॉल्ड, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड। ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसी कहलाती है। ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसी कहलाती है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसी का मतलब एक टाइम के बाद हमें पता है टेक्नोलॉजी चेंज होगी, और टेक्नोलॉजी चेंज होने के बाद हमें पता है कि उसकी वैल्यू डाउन चली जाएगी। इसी को हमने क्या कहा, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसी कहा। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन के मेन हमारे पास तीन कारण रह हो जाते हैं। सबसे पहले नॉर्मल वियर एंड टीयर, दूसरा है एक्सीडेंट, और तीसरा है हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसी। तो हमारे पास ये काफी रीजन हो जाते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंसी क्या है, क्यों हम डेप्रिसिएशन को पढ़ रहे हैं। ऑफ डेप्रिसिएशन, इसको हमने एक तरह से डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड भी कह, रिजर्व फंड कह देता हूं मैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अब रिजर्व फंड के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारे पास थोड़ा बाइफरकेशन हो जाता है, ठीक है। जो हमने कहा था, जो हमारी जो फंड इकट्ठा हो रहा है, हम हर साल, क्योंकि ये नो फ्लो एक्सपेंसेस है, ये हर टाइम के बाद हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। तो ये देखा जाए, डेप्रिसिएशन जो फंड हमारे पास इकट्ठा हुआ, डेप्रिसिएशन से एक हमारे पास फंड इकट्ठा हुआ, जो फंड इकट्ठा हुआ उससे हम क्या कर पा रहे हैं, एसेट को रिप्लेस कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड जो है वो एसेट रिप्लेसमेंट फंड है। जो हमारी फिक्स एसेट जो खत्म हो चुकी है एक टाइम के बाद, उन एसेट को के बदले में हम एक नया एसेट ले सकते हैं, और जो फंड इकट्ठा किया है हमने, वो एसेट को रिप्लेस करने के लिए डेप्रिसिएशन नाम से एक फंड इकट्ठा किया है। अब अगर ये ना करें तो क्या होगा, अगर हम इसको ना करें तो क्या होगा, जो हमारी फिक्स एसेट है, मान लीजिए हमारे पास डेप्रिसिएशन है, हर साल हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। एक एसेट मैंने आज खरीदी, और उसकी वैल्यू लाइफ हम मान रहे हैं 5 ईयर चलेगी, और हर साल हम उस पर 1 लाख रुपया डेप्रिसिएशन मान रहे हैं। तो जैसे पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और पांचवा साल, जैसे ये 5 ईयर्स कंप्लीट हुए, हमारे पास 5 लाख रुपए हाथ में आ गए। जैसे ही 6th ईयर आया, ये मशीन जो है ऑब्सोलीट हो गई, और हमें एक नई मशीन खरीदनी पड़ेगी नई मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। हो सकता है अब ये जो मशीन है, मशीन की वजह से हमने नया प्राइस नहीं देना पड़ेगा हमें, प्लस जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है उसका हम 5 लाख प्लस, मान लीजिए न्यू टेक्नोलॉजी के नाम पर 2 लाख रुपए और। तो हमने ये नई 2 लाख रुपए की नई मशीन खरीदी है, तो यहां पर हमारे पास 7 लाख रुपए की नई मशीन आ चुकी है। तो इसी ये जो, अगर ये डेप्रिसिएशन ना होता, अगर ये डेप्रिसिएशन हमारे पास ना होता, तो हमें नई मशीन जो है वो 7 लाख रुपए की लेनी पड़ती। अब हमारे लिए एक तरह से नई मशीन 2 लाख रुपए की आई है। जो पुरानी मशीन जो हमने कंजप्शन किया है उसके खर्चे को हमने मान लिया। अगर हम ये डेप्रिसिएशन फंड ना बनाते, तो ये जो पूरा पैसा है वो हमें प्रॉफिट में से, आउट ऑफ प्रॉफिट जो है उसमें से निकालना पड़ता। किसी भी फर्म के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बट हम देश के, पूरे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, हम माइक्रो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। तो अगर हमारे पास कोई जो अगर हमारी फिक्स एसेट जो है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज ना करें, तो हमारी नेक्स्ट टाइम के लिए जो फिक्स जो एसेट इन्वेस्टमेंट है उसकी कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाएगी, और हम हर बार नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हमारे पास मशीनें कम हो जाएंगी, हमारे पास फिक्स एसेट कम हो जाएंगी। फिक्स एसेट होने से हमारी जो प्रोडक्शन है वो कैपेसिटी कम हो जाएगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी जो कम होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट में भी कमी आएगी। ऑल ओवर जो है इसके अच्छे परिणाम नहीं रहेंगे। तो हम एक तरह से देखा जाए, हम इक्विलिब्रियम जो ट्रैप है, उस जो इक्विटेबल इक्विलिब्रियम ट्रैप, उसको उसमें फंस जाएंगे और हम डाउन चले जाते जाएंगे।
अब इसके बाद हम दो बातें और कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसी। अब हमने ऑब्सोलेंसी के बारे में थोड़ा सा तो पहले जिक्र किया है, अब देखिए थोड़ा सा और जिक्र कर लेते हैं। हमने किया एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसी। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसी, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसी वो ऑब्सोलेंसी है, यानी वो आउटडेटेडनेस है जिसकी वजह से हमारे पास कोई मशीन, कोई फिक्स एसेट जो है वो प्रचलन से बाहर यानी ट्रेंड से बाहर हो जाती है। इट इज एसेंशियल टू नो दैट डिफरेंस बिटवीन, और ये जरूरी है हमें कि हम एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसी जो है उसका एक तरह से पता लगाएं ये है क्या। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसी जो होती है वो दो कारणों से होती है मेनली। पहला कारण है हमारे पास चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, दूसरा है चेंज इन डिमांड। चेंज इन टेक्नोलॉजी में आप देखोगे आईफोन 4 और आईफोन 11 प्रो मैक्स भी है साथ में, इनमें बहुत बड़ा चेंज टेक्नोलॉजी में चेंज है। उस टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से जो पुराना फोन है वो आउटडेट हो चुका है और नए फोन की कीमतें ज्यादा अच्छी हैं। ये रीजन क्या है? ये रीजन है हमारे पास किसी टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से पुरानी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है। जिस तरह से हमने एक टाइपराइटर और कंप्यूटर का एग्जांपल लिया था, जिस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पुराना टीवी, आजकल नई एलसीडी, एलसीडी के बाद एलईडी, एलईडी के बाद ब्लू रे भी आ गए हैं, सिनेमा क्लास भी आ गया है। ठीक है। जो पुरानी कारें थी, पुराने एसी थे, जो विंडो एसी से हम स्प्लिट एसी की बात करते हैं, स्प्लिट एसी से डुअल इन्वर्टर जो टेक्नोलॉजी उसकी बात करते हैं, बल्ब से हमारे पास एलईडी की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें जो चेंज हुई है ये टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ है। दूसरा चेंज है हमारे पास चेंज इन डिमांड। अब किसी चीज की डिमांड खत्म हो जाना, डिमांड खत्म हो जाने के मतलब कि हमारे पास आज आप देख रहे हो फैशन लगातार चेंज होता जा रहा है। आज ज्यादातर लोग कोट पैंट का इस्तेमाल, पहले जीन्स ज्यादा इस प्रेफरेंस कर रहे हैं। फॉर्मल पैंट शर्ट की बजाय लोग जो है कैजुअल पहनना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेडीज की अगर हम बात करें तो उनका फैशन हर 6 महीने के बाद चेंज होता रहता है। फैशन चेंज होने की वजह से होता क्या है, जो पुराने टाइप के फैशन फैशन के प्रोडक्ट थे उनकी डिमांड कम हो जाती है और नए टाइप के फैशन के प्रोडक्ट जो है की डिमांड ज्यादा हो जाती है। इससे भी हमारे पास डिमांड में चेंज आता है। ये जो डिमांड में चेंज आया है इस वजह से भी हमारे पास क्या होती है, ऐसी ऑब्सोलेंसी को हम पहले से जानते हैं। ये मार्केट कंडीशन की वजह से होती है। हमारे पास इसकी रीजन क्या है, मार्केट कंडीशन। तो इसको हमने मार्केट कंडीशन के बेस पर कहा। दूसरे प्रकार की हमारे पास जो ऑब्सोलेंसी है उसको हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस वो ऑब्सोलेंस है जिसको हमने पहले से, आज किसे पता था कि कोरोना वायरस आ जाएगा और पूरा दुनिया जो है उसके 190 से भी ज्यादा देश लॉकडाउन में चले जाएंगे, इस पर भारी इकोनॉमिक जो लॉसेस होंगे, किसे नहीं पता था। ये हमारे पास ऐसा नेचुरल जो है क्लाइमेट सिचुएशन है, ये नेचुरल डिजास्टर सिचुएशन है जिसकी वजह से हमें ये सहन करना पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन में जो हमें लॉसेस होते हैं, जो हमें नुकसान होते हैं, उन जो लॉसेस को ही हम अनएक्सपेक्टेड जो है ऑब्सोलेंसी कहते हैं। तो ये है क्या, ऑकर, ओइंग टू, पहला किस वजह से होता है, पहला है नेचुरल, नेचुरल, नेचुरल क्लाइमेट्स लाइक, जैसे अर्थक्वेक आ गया, या फिर फ्लड आ गया। अब तो कोविड 19 भी लिख सकते हैं। दूसरा, फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, फॉल इन द
मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स। किसी एसेट की मार्केट वैल्यू पहले से कम हो गई है और हम चाह कर भी इसे और ऊपर नहीं कर सकते, और इनमें इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से हो सकती है। लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ जो फिक्स एसेट है ओइंग टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसी कहा जाएगा। इसको हम कैपिटल लॉस भी कहते हैं। इसको हम कैपिटल लॉस भी कहा जाता है। ये हमारा था डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। अब इनमें जो हमारे पास एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड जो है, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसीज जो हैं, इनमें बेसिक से थोड़े थोड़े अंतर हैं। जैसे कि जो हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसी जो है, वो टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से हुआ है। ये डेप्रिसिएशन का एक पार्ट माना जाता है, जो मैनेज थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व से हम इसे कर सकते हैं। जो इसे अभी तक मैंने जो बात की, तीनों बातें वो इसके बारे में थी। पहला था हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से होता है, और दूसरा जो था इसमें ये डेप्रिसिएशन का पार्ट माना जाएगा, और तीसरा जो था इसमें हमारे पास रिजर्व फंड इसके लिए क्रिएट किया जाता है। बट जो दूसरा है हमारे पास अनएक्सपेक्टेड जो है, अनएक्सपेक्टेड ऐसा है जो हमारे पास क्लाइमेटिकल नेचुरल चेंजेस की वजह से, डिजास्टर्स की वजह से होता है। इसको हम डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं मानते, और इसके लिए हम किसी प्रकार का फिक्स एसेट रिजर्व वगैरह कुछ भी नहीं बनाते। इसके अलावा जो हमारे पास जो लॉसेस होते हैं, डेप्रिसिएशन को हम कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट कहते हैं, और जो हमारे पास अनएक्सपेक्टेड जो ऑब्सोलेंसी हुई है, उसको हम कैपिटल लॉस कहते हैं। जो कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट हुआ है, उससे हमारी फिक्स एसेट जो है उसकी वैल्यू कंटिन्यू कम होती जाएगी, और कैपिटल लॉस में हमें एसेट जो है वो वैल्यू जो है जीरो भी हो सकती है और खत्म हो जाएंगी। तो ये हमारे पास था डेप्रिसिएशन। अब जो हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको दिख रहा होगा, स्टॉक एंड फ्लो। ये स्टॉक और फ्लो होता क्या है, समझते हैं। जो आपकी तिजोरी में पैसा पड़ा हुआ है, उसे हम स्टॉक कहेंगे। आप जो खर्च कर रहे हो, इसे आपने बैंक में ट्रांसफर किया, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुए, उसको हमने फ्लो कहा। और आपके जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, उसको भी हमने स्टॉक कहा। बैंक से निकाल कर आपने एक्सपेंस खर्च किए, उसको हमने फ्लो कहा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है आपकी तिजोरी में जो पड़ा हुआ पैसा है वो स्टॉक है, और जो आप तिजोरी से निकाल कर बैंक में डाल रहे हो वो फ्लो है। कहने का मतलब ये है, तिजोरी में एक पॉइंट ऑफ टाइम में, एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो आपके पास पैसा है, उसे हम स्टॉक कहेंगे। और एक पीरियड ऑफ टाइम में, एक जो चेंज हो रहा है, पीरियड ऑफ टाइम में जो पैसे में चेंज आएगा, उसे हम फ्लो कहेंगे। तो हमारे पास स्टॉक का मतलब है, ए स्टॉक इज ए क्वांटिटी मेजर है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी आपकी जेब में जो अब पैसे पड़ हैं, वो आपके लिए स्टॉक है। और आपने एक महीने से, आप एक महीने से 1 जनवरी से लेकर मान लीजिए 31 जनवरी तक आपके जो पॉकेट में जो पैसे में चेंज आया, हो सकता है वो डायग्राम बनाएं तो बढ़ता हुआ हो, पहले कम हो फिर टाइम टू टाइम वो ज्यादा होते गए हो, या फिर वो कम होते गए हों, या फिर वो बराबर चल रहे हों। वो जो पैसे में जो चेंज आ रहा है, एक समय अवधि के बीच में जो चेंज आ रहा है, उसे हम फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो हमारे पास स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाया होगा। तो स्टॉक का मतलब है, ए स्टॉक इज ए क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। जैसे पर्टिकुलर डेट को, जैसे 25 जनवरी 2020 को आपकी जेब में 20,000 रुपए थे, तो ये क्या हुआ आपका, एक स्टॉक हुआ, स्टॉक कंसेप्ट हुआ। जो स्टॉक की वैल्यू होती है, वो नॉर्मली एक चेंज नहीं होती, ये स्पेसिफिक टाइम के लिए की जाती है। अब देखिए दूसरा मेजर कॉन्सेप्ट क्या है, सॉरी फ्लो। फ्लो कॉन्सेप्ट में क्या है, ए फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड
over a specific period of time। जो हम एक स्पेसिफिक पीरियड में जो चेंज आएगा हमारे पास, उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्लो कहते हैं। आपकी हो सकता है जब आप सुबह घर से निकले, आपकी जेब में जो पैसे थे, मान लीजिए 2,000 रुपए थे, तो वो आपके लिए स्टॉक था। बट जब आप घर पे आए, आपकी जेब में मान लीजिए 10,000 है, तो आपका क्या हुआ है, फ्लो हुआ है। 8,500 आपके पास आए हैं, वो फ्लो हुआ है। हो सकता था आपके पास 500 ही रुपए बचे, तो आपके जो 1,500 रुपए हैं या जितने भी हैं खर्च हुए हैं, वो आपका फ्लो है। तो फ्लो और स्टॉक का मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम में जो आपके पास पैसा है, वो आपका स्टॉक है, और जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो आपके पैसे में चेंज आया है, उसे हम फ्लो कहते हैं। इसे और बहुत तरीके से मापा जाता है। स्टॉक, हम वेल्थ को स्टॉक कहते हैं। हम लेबर फोर्स एक टाइम में तो ऐसा नहीं है, अभी लेबर फोर्स पूरे इंडिया के अंदर जो लेबर फोर्स है, सभी की बात कर रहे हैं, चाहे वो वेले हैं चाहे कुछ भी है। तो हमारा जो लेबर फोर्स है पूरी, हम उसको यूटिलाइज जो कर पा रहे हैं, मेनली लेबर फोर्स। अगर आपको एक बच्चे को जन्म देने में 9 मंथ का जो पीरियड है, वो तो लगेगा लगेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अभी हमें चाहिए और लेबर फोर्स बढ़ जाएगी। जो लेबर नंबर ऑफ वर्कर है, वो तो स्टॉक ही रहेंगे। कैपिटल स्टॉक है, बैंक में डिपॉजिट आपका स्टॉक है, जो एक टैंकर में पानी भरा हुआ वो आपका स्टॉक है। जो दिल्ली से मुंबई की जो दूरी है, वो आपका स्टॉक है, यानी वो डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता। बट आपकी कार की स्पीड चेंज हो सकती है, वो फ्लो है। तो फ्लो में इनकम आ जाएगी जो चेंज होती रहती है। एक्सपेंडिचर जो है, खर्च, वो चेंज होता रहता है। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, फॉर्मेशन का मतलब हमारे पास जो पूंजी और ज्यादा बनाना। तो ये हमारे फ्लो और इसमें जो है ये रिलेशन है ये। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी रहेंगी। देखिए, मेरे ख्याल से ये समझ आया होगा। अब जो नेक्स्ट है वो है 4 सेक्टर्स, 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब इस बात को समझिए, हम सारे सेक्टर का रिलेशन एक साथ ना बनाकर धीरे धीरे इनके रिलेशन की बात करते हैं। जो मैक्रो की बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमी की पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं बात, पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। जितने भी जितने भी लोग रहते हैं, सभी लोगों को हमने एक अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, उस कैटेगरी को बोल दिया, यानी इस कैटेगरी में सारे लोग आते हैं। मान लीजिए ये प्यारा भारत, और इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। ये जो बहुत सारे लोग रहते हैं, इन सभी का परिवार है, और इस सभी को हमने एक कैटेगरी में बांट दिया। जो कैटेगरी में बांट दिया, वो अपने परिवार की जो जरूरतें पूरे करने के लिए यूज करते हैं, उसको हमने हाउस होल्डर सेक्टर कहा। हाउस होल्डर सेक्टर का। दूसरी तरफ ये हाउस होल्डर जो हैं, ये फैक्ट ओनर हैं ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। ये हमारे पास कितने फैक्टर्स होते हैं आपको पता होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। तो 4 फैक्टर हैं हमारे पास। लैंड पर हम जो कॉस्ट आती है उसकी हम रेंट देते हैं, लेबर पर हम वेजेस देते हैं, कैपिटल पर हम इंटरेस्ट देते हैं, और इंटरप्रेन्योर को हम प्रॉफिट देते हैं। ये सारे इनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। माइक्रो में आपने पढ़ा था। ये जो सारे हाउस होल्डर हैं, ये फैक्टर्स हैं, ओनर हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। अब ये जो काम करते हैं, जहां पर ये काम कर रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज पे कर रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज पे कर रहे हैं, जहां ये कमाने के लिविंगहुड कमाने के लिए जाते हैं, उसको हमने अलग नाम दे दिया, प्रोड्यूसर सेक्टर। तो आप ये मन ही मन ये सोच रहे होंगे, सर यही तो हाउस होल्डर थे और यही तो प्रोड्यूसर थे। हाँ जी, हाउस होल्डर जो थे वो अपने कंजप्शन एक्सपेंसेस कर रहे हैं, कंजप्शन एक्सपेंसेस करते हैं, ये अपनी डिमांड जो कर रहे हैं वो अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए करें। और जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, वो प्रोडक्शन सर्विसेज कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है।
यहाँ पर जो डिमांड की जाती है किसी और प्रोडक्ट को और बनाने के लिए डिमांड की जाती है। तो हमारे पास मेनली हमने दो सेक्टर की बात की। पहला सेक्टर है हमारे पास हाउस होल्डर सेक्टर। अभी इसके साथ हम थोड़ा थोड़ा सर्कुलर फ्लो के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा ही बात करेंगे, अभी पर्टिकुलर सारी बातें नहीं करेंगे। तो हमारे पास दो सेक्टर हैं। पहला सेक्टर है हाउस होल्डर सेक्टर, दूसरा है प्रोड्यूसर सेक्टर। अब ये भी याद रहेगा आपको, हाउस होल्डर सेक्टर जो है ओनर है ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। अब देखिए, जो हाउस होल्डर सेक्टर है नॉर्मली, ये जो सेक्टर है हाउस होल्डर सेक्टर, ये क्या करता है? हाउस होल्डर सेक्टर जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर को। हाउस होल्डर सेक्टर जो है वो फैक्टर सर्विसेज देता है। अब यहां पर हम ये मान रहे हैं, एक बार ये जब मैं इस मॉडल की बात कर रहा हूं तो हम ये मान रहे हैं कि हमारी नो गवर्नमेंट इंटरफेयर, कोई गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं है, और हमारी जो इकोनॉमी है वो क्लोज इकोनॉमी है। अब क्लोज इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? नो इंपोर्ट, नो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ना ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ना ही हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही हम इंटरपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं हम। तो हमारे पास क्या हुआ? अगर हमने हाउस होल्डर सेक्टर वालों ने फैक्टर सर्विसेज, यानी यहाँ के लोग गए, इन्होंने यहाँ के लोग गए और इन्होंने फैक्ट्रियों में काम किया, और फैक्ट्री वालों ने क्या किया? जो प्रोडक्ट बना, जो प्रोडक्ट बन के यहाँ तैयार हुआ, ये फैक्ट्री वालों ने क्या किया? यहाँ पर उन्होंने उनको बेचा, यानी इनको सर्विसेज दी और गुड्स दी। अब इसके बदले में हुआ क्या? जो हाउस होल्डर सेक्टर था, उन्होंने इन फैक्टर सर्विसेज के बदले में यहाँ प्राइजेस दिए ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और फिर इन्होंने क्या दिया? इन्होंने फैक्टर सर्विसेज जो ली थी उसके बदले में फैक्टर कॉस्ट दी, फैक्टर कॉस्ट दी। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये सिंगल जो रहेगा, ये फर्स्ट मॉडल रहेगा। अब देखिए, ये तो मेन था हमारे पास टू सेक्टर्स पे। अभी हमने बात की है हाउस होल्डर सेक्टर, इट इंक्लूड गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्डर आर आल्सो द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ सर्विसेज। प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो प्रोडक्शन करता है यूनिट का इकोनॉमी में हमारे पास, और लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो है उनके स्किल को यूज करता है। इसके अलावा काफी बार, अब जहां पर थर्ड सेक्टर आ जाता है, थर्ड सेक्टर का नाम है हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर, अब सरकार क्या करती है? सरकार का मेन देश के अंदर रोल क्या होता है? सरकार का मेन रोल वैसे तो देखा जाए लॉ, ऑर्डर एंड सेफ्टी रहता है। लॉ ऑर्डर सेफ्टी का मतलब, लॉ ऑर्डर एंड सेफ्टी का, लॉ का मतलब होता है कानून, और जो जो पुलिस वाले कर रहे हैं। ऑर्डर का मतलब होता है हमारे पास न्याय प्रक्रिया, और सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा, यानी सेना जो कर रही है। तो ये मेन जो है सरकार का, इनके अलावा जो वेलफेयर रहता है, वेलफेयर ऑफ पॉपुलेशन, यानी लोगों का हमने भला करना है, उनको बेसिक नीड, जो बेसिक नीड्स हैं वो प्रोवाइड करनी है। बेसिक नीड्स हमने लोगों को देनी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट वेलफेयर करती है, पहला वेलफेयर करती है, वेलफेयर एजेंसी का काम करती है। और क्या काम करती है? गवर्नमेंट जो है प्रोड्यूसर का भी काम करती है। काफी बार सरकार जो है, जैसे आपने देखा होगा, सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी जैसे खाद्य उद्योग भी रहता है, तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर भी है। ठीक है जी। एज ए वेलफेयर एजेंसी काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर और को डिफेंस को मेंटेन करती है। इसके अलावा हमारे पास एक चौथा सेक्टर आ जाता है जिसको हम एक्सटर्नल सेक्टर कहते हैं। अब यहां पर जो मैंने बात की थी, आप देख रहे थे यहां पर जो मैंने बात की थी, नो गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट अपने आप में एक इंटरफेयर सेक्टर है, तो यहाँ पर एक हाउस होल्डर सेक्टर हुआ, यहाँ प्रोड्यूसर सेक्टर हुआ, एक गवर्नमेंट सेक्टर हुआ, और ये जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ये भी एक सेक्टर हुआ। तो हमारे पास, मैंने अभी तीसरे,
मैं थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर दो सेक्टर तो थे, हाउस होल्डर और प्रोड्यूसर, और इस पूरे सिस्टम को जो चलाता है वो है गवर्नमेंट। और इनके अलावा जो पूरी दुनिया से बाहर है, इससे बाहर है, वो हुआ हमारा एक्सटर्नल, यानी रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। यानी इंडिया को छोड़कर बाकी जो वर्ल्ड बच गया उसको हमने रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड कह दिया। तो रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड क्या है? इट इंक्लूड ऑल सच एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू दी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट का मतलब होता है एक देश से हम माल खरीदें और दूसरे देश में बेच दें। जो जो फ्लो है ऑफ कैपिटल जो एंड डोमेस्टिक इकोनॉमी जो रहती है उसके अंदर जो फ्लो रहता है उसको हम मेंटेन भी करते हैं। तो हाल फिलहाल के लिए ये काफ़ी रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें।